परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इसलिए परीक्षा नज़दीक होने के कारण हम लोग 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रहे हैं। तो ये 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से अधिकांश प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भूगोल में 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला का तीसरा भाग है। तो तीसरे भाग में हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, लगभग 7-8 प्रश्न भारत का भूगोल है, बाकी के विश्व भूगोल से प्रश्न हैं। तो इसमें पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती इलाका है जो, जहां अभी अम्फान चक्रवात आया है, तो उसी की बात कर रहे हैं कि तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक क्यों आते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। तो यही पहला वाला ऑप्शन हमको मिल जाता है, लेकिन देख लेते हैं दूसरा तीसरा क्या है। और बंगाल की खाड़ी के पानी में रसायन चक्रवातों के बनने में सहायक बनते हैं, बिल्कुल गलत है। अंडमान और निकोबार की लंबी द्वीप श्रृंखला चक्रवातों के आरंभ होने के कारण बनती हैं, ये भी कोई कारण नहीं है। शंक्वाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं, तो ये भी कारण नहीं है। चक्रवात अधिक आने का कारण है बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इसकी व्याख्या भी समझ लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब, अधिक ताप के कारण यहाँ निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यहाँ से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हुए, यानी कि घड़ी की सुई हमारी ऐसे ऐसे चलती है, तो इसके विपरीत दिशा में ऐसे ऐसे घूमते हुए और चलते हैं। और अतः बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका ऐसे ऐसे घूमते घूमते चलते हैं, तो ये इस तरीके से चले जाते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका को जनवरी मार्च, तो जनवरी मार्च में किसको प्रभावित करते हैं, तमिलनाडु और श्रीलंका को। ये वाला भाग ऐसे ऐसे चक्रवात उठा और यहाँ से तमिलनाडु और इधर श्रीलंका है, तो इसको ऐसे ऐसे प्रभावित करते हैं। तथा मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट को, और जो यहाँ से चक्रवात उठते हैं इस तरीके से, जो ये मध्य बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ से उठने वाले चक्रवात ये उड़ीसा और जो है आपका आंध्र प्रदेश की तट को प्रभावित करते हैं। मानसून काल जो कि जून से सितंबर के मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होती है, जिससे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल अधिक प्रभावित होते हैं मानसून काल में। मानसून पश्चात यानी अक्टूबर से दिसंबर में दक्षिण व मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तट को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर कुछ करंट का मुद्दा भी देख लेते हैं। अम्फान सुपर साइक्लोन, ये सुपर साइक्लोन था अम्फान, जो है 21 मई को बंगाल की खाड़ी के दीघा तट से टकराया था। कब आया था, 21 मई 2020 को। ये प्रचंड तूफान 1999 के बाद आया पहला सुपर साइक्लोन था। 1999 के बाद सुपर साइक्लोन अब आया है। इसकी रफ्तार 190 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अम्फान ने उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बंगाल, ये दीघा तट है पश्चिम बंगाल में, यहाँ से चक्रवात उठा, इससे अब उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश को भी प्रभावित किया। और इसके बाद दूसरा है निसर्ग तूफान, ये भी महत्वपूर्ण है। अम्फान के बाद जून के प्रारंभ में महाराष्ट्र व गुजरात के तटीय इलाकों में 120 किलोमीटर की गति से निसर्ग तूफान आया था। तो इसे निसर्ग नाम बांग्लादेश ने दिया था। किसने दिया है, बांग्लादेश। निसर्ग का अर्थ होता है प्रकृति। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा, अम्फान कब आया था, 21 मई को, डेट याद रखना। और निसर्ग जो है जून में आया था, जून के प्रारंभ में। दूसरा प्रश्न, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो तेजाबी मिट्टी कौन सा होता है, जिसके पीएच वैल्यू कम होती है, उसे तेजाबी मिट्टी कहते हैं। तो ऐसे मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए लाइम या चूने का प्रयोग करते हैं और जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जो है जो खारापन होता है लवणीय मिट्टी को सही करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। हम लोग देख लेते हैं व्याख्या में भी। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने या लाइम का प्रयोग किया जाता है। चूना अर्थात लाइम। उल्लेखनीय है कि मिट्टी के अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय होने पर वो सामान्य फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन सी मृदा क्षारीय है, कौन सी अम्लीय है। देखिए पीएच वैल्यू जिसका कम है, ये 6 से 7 के बीच जो है न्यूट्रल वैल्यू वाला है। तो यहाँ पर फसल के उगाने के लिए उपयुक्त पीएच वैल्यू है 6 से 7 के बीच। और इससे कम होता है तो अम्लीय या तेजाबी होता है। इसमें लाइम का प्रयोग करके इसको सही किया जा सकता है।
और क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा कौन सा होता है जिसका पीएच वैल्यू अधिक होता है? तो इसमें कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम जिसको कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का प्रयोग करके इसको कौन से को क्षारीय मृदा को सही किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, मिलान करना है। वन के प्रकार हैं और प्रदेश दिया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र शब्द आ गया तो ये तराई से संबंधित होगा, आर्द्र शब्द तराई से संबंधित होगा। ए का 4 इसमें दिया हुआ है। देखते हैं आगे, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, तो ये गंगा का मैदान उष्ण कटिबंधीय है और शुष्क पर्णपाती है, तो बी का तीसरा। और अल्पाइन जो है ये पाया जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार सह्याद्री, तो डी का 2। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं हम लोग। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। किसको? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं, जो 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके पाए जाने वाले मुख्य क्षेत्र पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग, भाबर और तराई क्षेत्र हैं। इसका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 700 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले ये मुख्यतः मध्य गंगा के मैदान से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत है। और पाइन वन ये हिमालय के ऊंचाई वाले भागों में 2800 से 4000 मीटर तक पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी इन वनों का विस्तार मिलता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों का विस्तार पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 250 सेंटीमीटर से औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। चौथा प्रश्न है, बांध और जो है कौन सा बांध किस राज्य में है, इसका जो है हमको मिलान करना है। तो देखिए फरक्का आपका पश्चिम बंगाल में है, फरक्का पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर फरक्का बैराज है। और काकरापारा गुजरात है। और हीराकुंड उड़ीसा महानदी पर। और घाटप्रभा कर्नाटक में। तो इस तरीके से मिलान करेंगे तो 1423 देखते हैं 1423 हमारा ए वाले ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये वाला होगा। देखिए देखते हैं फरक्का बैराज के बारे में। पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी पर निर्मित है। इसका उद्देश्य शुष्क मौसमों में हुगली नदी को जल परिवहन बनाए रखना है। और घाटप्रभा नदी कर्नाटक राज्य में निर्मित की गई है। और हीराकुंड परियोजना यह बांध महानदी पर उड़ीसा राज्य में निर्मित है। और काकरापार गुजरात में ताप्ती नदी पर काकरापार। एक और महत्वपूर्ण जो है फैक्ट है यहाँ पर, उज बहुउद्देशीय परियोजना उज है। ये उज नदी जम्मू कश्मीर में रावी नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। ठीक है, अभी लेटेस्ट निर्मित की गई है, अभी ये निर्माणाधीन है। 781 मिलियन क्यूबिक मीटर जल का भंडारण करने के लिए इसे 2 चरणों में बनाया जा रहा है। रावी नदी की सहायक उज नदी पर, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर कुछ बांध हैं और राज्य हैं, नदी है, देख लेते हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। लखवार बांध यमुना नदी पर उत्तराखंड। और इडुक्की अर्क बांध पेरियार नदी पर केरल में। भाखड़ा नांगल सतलज पे हिमाचल। और पाकल दुल डैम मरुसूदर जम्मू कश्मीर। सरदार सरोवर नर्मदा गुजरात। रणजीत सागर रावी पंजाब। बगलिहार चिनाब जम्मू कश्मीर। चमेरा बांध रावी हिमाचल प्रदेश। पोंग जलाशय ब्यास हिमाचल प्रदेश। जमरानी बांध गोला उत्तराखंड। रामगंगा नदी पर उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर तेलंगाना में। और नागी डैम नागी नदी पर बिहार में है। लाखया बांध लाखया नदी पर कर्नाटक में है। सोलायार बांध सोलायार नदी पर तमिलनाडु में है। कोयना बांध कोयना में महाराष्ट्र में है। सूपा बांध कालीनाडी कर्नाटक में है। और इसके अलावा करजन बांध करजन नदी पर गुजरात में है। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। रिहंद बांध रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश। इंदिरा सागर नर्मदा मध्य प्रदेश। पिल्लूर बांध भवानी तमिलनाडु में। अपर कोडेयर बांध कोडेयार नदी तमिलनाडु में। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण बांध थे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसमें बोडा या लोबिया में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। देखते हैं कितनी पाई जाती है। हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोडा
अर्थात लोबिया में 0.49% पाई जाती है। हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। ढैंचा में 0.42%, सनई में 0.43% तथा ग्वार में 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो ढैंचा में सबसे अधिक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अगला प्रश्न है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन संबंधित है श्वेत क्रांति से, मत्स्य पालन नीली क्रांति से और उर्वरक भूरी क्रांति। तो मिलान कर लेना। हम लोग देख लेते हैं और भी चीज़ें। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, ठीक है। सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन, उद्यान कृषि से संबंधित, गोल्डन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन दुग्ध हो गया, भूरी क्रांति या ब्राउन रिवॉल्यूशन उर्वरक उत्पादन और गैर परंपरागत ऊर्जा से, और नीली क्रांति मत्स्य पालन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है, और काली क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम उत्पादन, गोल क्रांति राउंड रिवॉल्यूशन आलू उत्पादन, पीली क्रांति यानी येलो रिवॉल्यूशन तिलहन उत्पादन, गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवॉल्यूशन मांस निर्यात झींगा मछली उत्पादन और प्याज उत्पादन, गुलाबी क्रांति। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। तो कपास, मूंगफली, धान और गेहूँ, ये इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसलें हैं? तो खरीफ की फसल गेहूँ नहीं है, बाकी कपास, मूंगफली और धान ये खरीफ की फसलें हैं। तो 1 2 3 ये सी वाला सही हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन सी फसल कब उगाई जाती है। तो भारत में 3 फसलों की बुआई की जाती है, जिसमें रबी की फसल है, इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। फसलों की बात करें रबी की, तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, मूंगफली ये सब क्या है? रबी की फसलें हैं। और अगर कपास नहीं, कपास तो जो है इसकी फसल है खरीफ की। और खरीफ फसल की बात करें तो इसकी बुआई जून जुलाई, कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। तो इस समय अक्टूबर का महीना चल रहा है, अब अगले महीने से फसलों की कटाई शुरू हो जाएगी खरीफ फसल की। प्रमुख फसलों में चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तिल है, मूंगफली है ये सब, और कपास भी इसी में आता है। ये सब क्या है? मुख्य खरीफ फसल है। जायद फसल की बात करें तो मार्च से जुलाई में ग्रीष्मकालीन फसलें हैं, ये बोई जाती हैं। प्रमुख फसलों में जिसमें पानी वाले फसल होते हैं, जहाँ तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी ये सब क्या है? जायद की फसलें हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र को अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है अवरोही क्रम में देखना है। तो इसमें जो है अफ्रीका सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से बड़ा है। हम लोग देख लेते हैं 7 महाद्वीपों की क्षेत्रफल। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। एशिया सबसे बड़ा है, इसका क्षेत्रफल है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये अरब, यानी कि 4,75,79,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद अफ्रीका है, एशिया के बाद अफ्रीका है, फिर अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। भारत और देखिए एक प्रश्न और 8 आ गया। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो ये खासी, पटगोई, अराकान, ये नहीं, खासी इसमें नहीं है जो सीमा नहीं बनाती है, और अकाई पर्वत ये भी नहीं है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये तो ऑस्ट्रेलिया में है, तो उक्त में से कोई नहीं, डी वाला होगा। यहाँ पर हम लोग मानचित्र में देखेंगे आगे। देखिए बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप जो है पश्चिमी म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं नगा, चिन, लुसाई, पटकोई और सर्वोच्च चोटी माउंट विक्टोरिया है जो कि 3094 मीटर है। खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है, ये म्यांमार की सीमा निर्धारित नहीं करती है, था विकल्प डी सही है। मानचित्र में देख सकते हैं, ये है तुम्हारा जो है ये सीमा है आपका भारत और म्यांमार के बीच। तो ये अराकान योमा ये पहाड़ी है इस तरीके से। इसमें जो है कुछ पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, जैसे नगा हिल्स है, पटकोई बुम है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर ये अराकान योमा है। तो ये रेंज अराकान योमा जो है इसको अलग करती है।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पर्वत और देश है, कौन सा पर्वत किस देश में, तो अलेघिनी जो है यूएसए में है, कैंटाब्रियन स्पेन में है, एल्ब्रूज जो है आपका ईरान में है और मैकेंजी कनाडा में है। तो इस तरीके से 4 4 3 2 1 4 3 2 1 कहाँ पे है देखते हैं। 4 3 2 1 फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया। देखते हैं यहाँ पर विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में देख लेते हैं। जो हमारे ऑप्शन में आया था मैकेंजी अलेघिनी, मैकेंजी देखिए यह कनाडा में है। मैकेंजी आया था ना, नहीं आया होगा तो भी देख लेते हैं। ठीक है, मैकेंजी आया था कनाडा। मैकेंजी देखिए कनाडा पे है और मैकिनले जो है यूएसए में है, अलास्का में। मैकिनले अलास्का श्रेणी पर क्या है, मैकिनले है। और अलेघिनी आया था, ये यूएसए में है अपलेशियन पर्वत पर। सियरा माद्रा है अब यूएसए में, और सियरा नेवादा भी यूएसए में है। और अगर हम यूरोप की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आया था कैंटाब्रियन स्पेन में है। ब्लैक फॉरेस्ट है, ये स्कैंडिनेविया है। यूराल पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, पिरेनीज है फ्रांस में, पेनाइन है इंग्लैंड में, और इसके अलावा जैग्रोस है ईरान में। और दूसरा आया था जैग्रोस के अलावा एक और आया था जो ईरान में है, एल्ब्रूज भी ईरान में है, यहाँ पर एल्ब्रूज है। और हिंदू कुश है, ये है तियान शान अल्टाई पर्वत। ठीक है, कराकोरम है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये है ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ब्रुकेंस हिल्स ऑस्ट्रेलिया में है। और ये कोटापैक्सी चिम्ब्राजो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। AP9 पर्वत यहाँ पर है। एटलस पर्वत जो है ये रहा। किलिमंजारो पर्वत ये रहा। असीर पर्वत सऊदी अरब में है, कमरून मध्य अफ्रीका में। तो इस तरीके से ड्रैकन्सबर्ग जो है आपका ये रहा साउथ अफ्रीका में। दक्षिणी आल्प्स जो है न्यूजीलैंड में है। ब्रोकन हिल कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस तरीके से पर्वतों की श्रृंखला है। लास्ट प्रश्न है, टेलर घाटी कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका स्थित टेलर वैली की खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने 1903 में की थी। उन्होंने इसे मृत्यु की घाटी यानी वैली ऑफ द डेड का नाम दिया था। और डेथ वैली जो है कहाँ है, कमेंट करके बताइए। लॉयर घाटी फ्रांस में है। सेक्रेड घाटी पेरू में है। बादा घाटी इंडोनेशिया। चुम्बी घाटी भारत और भूटान तिब्बत सीमा पर स्थित है। चितवन घाटी नेपाल में है। काठमांडू घाटी नेपाल में है। रैबिट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका। स्वात घाटी पाकिस्तान में है। ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में है। किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में है। और इसके अलावा हम्बर घाटी कनाडा में है। बोलगन घाटी ऑस्ट्रेलिया में है। प्लीजेंट वैली यूएसए में है। ग्रैंड वैली यूएसए में है। पो घाटी इटली में है, ये महत्वपूर्ण है। एब्रो घाटी स्पेन में है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की ये श्रृंखला आज भूगोल में तीसरी श्रृंखला ये मतलब तीसरे यहीं पे है। अगला हम चौथे पार्ट के साथ कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।